नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 2 कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है दोस्तों आर्थिक योजना। अगर आर्थिक योजना की जगह आर्थिक नियोजन या आयोजन लिखा हो तो भी ये करेक्ट माना जाएगा, जिसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक प्लान। ठीक है, तो उसमें जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेंगे आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे इस स्लाइड के माध्यम से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। इसी से क्वेश्चन इस लेसन के बहुत बनते हैं और बनेंगे भी। तो बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन, जिसका नाम है दोस्तों आर्थिक योजना। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है। हमारे अक्सर 11th क्लास में भी, अगर जो बच्चे 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो वो भी दोस्तों 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। तो वही हमारी इस आर्थिक नियोजन में भी दोस्तों हमारे पास 3 केंद्रीय समस्या है, जिसमें पहला दे रखा है क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। जी हाँ दोस्तों, यही वो 3 केंद्रीय समस्याएं हैं जो कि एक अर्थव्यवस्था के लिए समस्या बनी पड़ी है। अब जानते हैं यहाँ पे अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों, क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, अर्थशास्त्र एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा दोस्तों उपभोक्ता हमेशा संतुष्टि पाने की चेष्टा करता है, वहीं उत्पादक लाभ को प्राप्त करने की इच्छा करता है। लेकिन यहाँ लिखा है अर्थव्यवस्था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए वो जो भी काम करता है उसे अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मतलब अपने आजीविका को चलाने के लिए कोई भी काम करा जाए उसे अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो एक अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या हैं। तो पहला क्या देखा, क्या उत्पादन किया जाए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में दोस्तों ये पहले वाले में सबसे बड़ी ये समस्या होती कि एक उत्पादक को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह किन वस्तुओं का उत्पादन करे। मतलब यहाँ पे चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं क्या उत्पादन किया जाए में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वस्तुओं और सेवाओं के चयन की समस्या। मैं बताना चाहता हूं, जो मान लीजिए उदाहरण के लिए जो कोई फोन बनाता है वो भी एक उत्पादक होगा, जो बंदा एक बिस्किट बनाता है वो भी उत्पादक है, जो बंदा गेहूं उगाता है वो भी उत्पादक है, और जो मशीनें बनाता है वो भी उत्पादक है। मतलब सुई से लेकर जहाज तक या खाने पीने की चीजों के लिए हर व्यक्ति एक उत्पादक होता है। तो यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या उत्पादन किया जाए। यहाँ पे एक उत्पादक को यह निर्णय लेना पड़ेगा वह कौन सी वस्तु का उत्पादन करे। वह गेहूं उगाए, चावल उगाए या कोई वस्तुओं का निर्माण करे। तो इसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों कि वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चयन की समस्या होती है। जैसे अगर मैं हर बच्चा 10वीं या 12वीं करने के बाद ये सोचता आगे क्या करूं, तो एक क्वेश्चन आता है। उसी प्रकार एक उत्पादक होता, प्रोड्यूसर, उसे भी ये सोचना पड़ता है मैं किस चीज का प्रोड्यूसर बनूं। तो यही एक पहली समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए। अब मान लो दूसरी समस्या लिखा है कैसे उत्पादन किया जाए, है ना, हाउ टू प्रोड्यूस। अब मान लीजिए मैंने एक फोन बनाना है, तो मैंने सोच लिया भैया पहली समस्या हट गई, मुझे तो फोन बनाना है। क्या उत्पादन करना? फोन बनाना है। अब यहां पर मुझे दूसरी समस्या फिर खड़ी आ गई कि कैसे उत्पादन करूं मैं, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि एक उत्पादक को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह कौन सी तकनीक का प्रयोग करे। मतलब इसमें चॉइस ऑफ टेक्निक की प्रॉब्लम आती है। कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाए, क्या वो पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करे या श्रम प्रधान तकनीक का। यहां पे 2 बता रहा हूं मैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यहां पे दोस्तों क्या होता है, लेबर ज्यादा काम करेंगे और यहां पर कैपिटल ज्यादा काम करेगा। मतलब लेबर की तुलना में, मैं यहां लिखता हूं, लेबर की तुलना में कैपिटल का कम प्रयोग होगा। कैपिटल मतलब मशीनों का, पूंजी का। वहीं पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में साथियों कैपिटल ज्यादा खर्च की जाएगी, मतलब मशीनें ज्यादा होंगी और लेबर कम काम करेंगे। तो यहां पर तकनीक के चयन की समस्या आती है। ठीक है, अब तीसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि भैया किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब देखो दोस्तों,
मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, हमारी पूरी जनसंख्या को उसकी आय के आधार पर भी बांटा गया है और जनसंख्या के आधार पर बांटा गया। आप जानते हैं कि पॉपुलेशन को 3 भागों में बांटा गया है ना। एक बोलते हैं हम लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। तो उसी प्रकार ये लोअर क्लास क्यों है? क्योंकि इसकी इनकम जो है दोस्तों वो बहुत ही कम है। मिडिल क्लास का मतलब इसकी थोड़ी नॉर्मल होगी, और अपर क्लास हमने बांटा जो रिच फैमिली है। क्यों? क्योंकि उसमें उसके जो इनकम होगी वो अच्छी होगी तभी तो। अब देखो किसके लिए उत्पादन कर रहे हो, यहाँ पे एक उत्पादक को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं जो वस्तु उत्पादन कर रहा हूँ वो लोअर क्लास के लिए बना रहा हूँ या मिडिल क्लास के लिए बना रहा हूँ या अपर क्लास के लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों आपने जाना इस क्वेश्चन में कि क्या उत्पादन किया जाए में वस्तुओं और सेवाओं के चयन की समस्या है, दूसरे में तकनीक के चयन की समस्या है, और तीसरे वाले में यहाँ पे जनसंख्या के वितरण और उनके आय के आधार पर वितरण के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन करने की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, अब वहीं चलते अपनी दूसरी स्लाइड में। यहाँ पे दोस्तों बांटा गया है एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या के बाद हम ये जानेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है उसके क्या प्रकार है। यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ मिट गया, ठीक है, सही लिखा है, आर्थिक व्यवस्था के प्रकार। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक व्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। इसे बोलते हैं दोस्तों कैपिटलिज्म। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस स्थिति को कहते हैं जहां पर दोस्तों पूंजी का अधिक प्रयोग किया गया हो, पूंजी के साथ साथ मशीनों का प्रयोग किया गया हो। किसका प्रयोग किया गया? मशीनों का ज्यादा प्रयोग किया गया, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे हम माने अमेरिका दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। मशीनरी है ना, सबसे ज्यादा वो मशीनरी का प्रयोग करता है, और सबसे ज्यादा अपनी जो पैसे हैं, मुद्रा है, वो हमेशा दोस्तों मशीनरी पर खर्च करता है। वहीं दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जहां पर सोशलिस्ट समाज का उद्देश्य एक ही होता है दोस्तों कि समाज में लोगों का वेलफेयर, कल्याण किया जाए। तो उसी प्रकार मैंने बताया आर्थिक व्यवस्था क्या होती है? जहां पे मशीनों का ध्यान दिया जाए और जहां पे समाज का ध्यान दिया जाए। और वही तीसरा है दोस्तों दोनों का मिक्स है, मतलब आपका पूंजीवादी बोल लो, पूंजीवादी जमा समाजवादी, इनका जो जोड़ होता है वही हमारा मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है अगर कोई पूछता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये समाज का कल्याण का भी ध्यान देता है और मशीनों का प्रयोग करके एक उन्नति के रास्ते पर भी निकल रहा है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि भारत की अपनी पहचान बन रही है। क्यों? क्योंकि वह समाजवाद के साथ साथ पूंजीवाद को भी फॉलो कर रहा है। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो कैसी है? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। अब आर्थिक नियोजन जो अध्याय मैंने आपको स्टार्ट किया उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब शुरू होगा। कहता आर्थिक नियोजन क्या है? मैंने पहले बता दिया, नियोजन, आयोजन और योजना अगर आता है तो दोनों का अर्थ सेम होता है। लिखा परिभाषा क्या दोस्तों? कहता आर्थिक नियोजन से अभिप्राय संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर एक दृढ़ आधिकारिक शक्ति द्वारा महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय को लेने से है। जैसे मान लो भाई एक इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है मुझे, तो प्लानिंग क्या करूं मैं? पूरी अर्थव्यवस्था की करूंगा और सर्वेक्षण करूंगा भाई कहाँ क्या किस चीज की कमी है। उसके लिए एक दृढ़ अधिकारी होगा, वो अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करके निर्णय लेगा कि मुझे कैसे कैसे काम करना है। मतलब एक अधिकारी सभी संसाधनों का प्रयोग करके पूरी अर्थव्यवस्था में सर्वेक्षण करने के बाद वह निर्णय लेगा, तो उसी को बोलते हैं आर्थिक निर्णय लेता है, उसी को बोलते हैं आर्थिक नियोजन। जैसे हमारा कल पेपर है, हम मानते हैं, तो हम क्या करेंगे? नोट्स तैयार करेंगे, अपना कॉपी पेन को, जो हमारे पेन है, आईडी कार्ड है, वो हम एक साइड में रखेंगे ना, प्लानिंग करते हैं ना। उसी प्रकार एक अधिकारी जो होता है वो किसी अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से उसका सर्वेक्षण करता है और उसके हिसाब से वो प्लानिंग करके अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसका निर्णय लेकर के उसमें विकास करता है, उसी को बोलते हैं आर्थिक नियोजन। ठीक है दोस्तों, जिसको इंग्लिश बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। अब यहाँ पे योजना क्या होती है? अब देखो मैंने तो आपको आर्थिक नियोजन बताया, लेकिन योजना क्या है? जैसे मैंने बताया हमारा कल पेपर, तो हमने कोई प्लानिंग करी, हमें कल शादी में जाना, तो हमें क्या करना है? योजना बनाना है।
वहीं दोस्तों वही इसी लाइन को कहता है योजना क्या है। योजना का अर्थ किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहले से ही तैयार किए गए एक दस्तावेज जो विस्तृत नीति का कार्यक्रम और रणनीति को दर्शाता है, योजना कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, उसका प्रोग्राम तैयार करना और स्ट्रेटजी बनाना जिससे कि अपने उद्देश्य को हम पूरा कर सकें। जैसे मान लो मुझे घर बनवाना है, तो भैया मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करूं भाई कि मुझे कहाँ कहाँ से क्या है पैसे इकट्ठा करने हैं, कहाँ सामान लेना है, रणनीति बनाऊंगा भाई कब से घर बनवाना है। तो यही तो एक योजना है। किसी चीज को हम एक पूरी प्लानिंग के तहत तैयारी करते हैं, उसी को योजना कहते हैं। दोस्तों भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो नीचे देखा है, ये बहुत बार पूछा गया है। पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1 अप्रैल 1951 से आरंभ हुई और 31 मार्च 1956 में समाप्त हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना। मतलब भारत की पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1 अप्रैल 1951 को आरंभ हुई और इसकी समाप्ति कब होती है? 31 मार्च 1956 को होती है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, अब देखो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपरों में आया हुआ है ये कि पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, भाई उद्देश्य क्या है? इस 5 साल की योजना मैंने अभी बताई, 5 ईयर प्लानिंग बनी 1956 से लेकर के 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना बनी, फर्स्ट जो 5 ईयर प्लानिंग बनी। तो इसका उद्देश्य क्या था, क्यों हम पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं? तो पहला बोल रहा है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करेंगे हम। दूसरा बोल रहा है आधुनिकीकरण लाएंगे। तीसरा बोल रहा है नियोजित वितरण करेंगे। चौथा बोलता भैया हम आत्मनिर्भर बनेंगे। पांचवा बोलता है रोजगार में वृद्धि और छठा बोलता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम वृद्धि करेंगे। ये क्या उद्देश्य है कि हम जो है 5 वर्ष की योजना क्यों बना रहे? कहता है, दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, क्या बोलता है? कह रहा है भैया सकल घरेलू उत्पाद में हम वृद्धि करेंगे। तो उसका अब मैंने इसलिए इसकी परिभाषा लिख दी कि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर जीडीपी क्या होता है? जीडीपी क्या होता है ना? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कहता है सकल घरेलू उत्पाद से अभिप्राय एक वर्ष की अवधि में, मतलब एक साल में उत्पादित जो भी वस्तु हम बना रहे, चाहे वो पेन, पेंसिल, रबड़, खिलौना, बैग, बोतल, है ना, कुछ भी हम बना रहे, सभी अंतिम वस्तुएं वे होती हैं जो फाइनल यूजर्स के लिए तैयार हो, अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार हो, उसे अंतिम वस्तु बोलते हैं। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य से, भाई बाजार में एक वर्ष में हमने जो वस्तु बनाई किसी उपभोक्ता के लिए, चाहे वो वस्तु हो चाहे सेवा हो, उसका बाजार में उसका मूल्य क्या है, उसके मूल्य को हम ही कहते हैं जीडीपी। तो कह रहा हम जीडीपी बढ़ाएंगे, मतलब देश में हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को उत्पादन करके उसको हम बेचेंगे। दूसरा आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन लाएंगे। तीसरा बोल रहा है नियोजित वितरण, मतलब कि दोस्तों इक्विटी लाएंगे। और चौथा बोल रहा है आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंस। एंड फिफ्थ है इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट। एंड सिक्स्थ है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मतलब हम क्या करेंगे दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। तो दूसरा दोस्तों, पहला तो हमें पता लग गया, हमें अपने क्या करेंगे, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करेंगे जी, ठीक है। दूसरा बोल रहा है आधुनिकीकरण, इसे बोल रहा है मॉडर्नाइजेशन। हम ज्यादा से ज्यादा श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग न करके हम मशीनरी का भी प्रयोग करेंगे, मॉडर्न बनाएंगे, चेंज करेंगे देश को। तो ये भी हमारी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कहलाता है। नियोजित वितरण मतलब कह रहा है दोस्तों कि हम जानते हैं कि देश में समानता होनी चाहिए। तो समानता मतलब ये नहीं कि भाई जो नहीं पढ़ा लिखा और जो बहुत पढ़ा लिखा उसकी सैलरी सेम होनी चाहिए, ये गलत बात है। तो कहता हम नियोजित वितरण करें, न्याय के अनुसार करेंगे, जो जिस चीज के कैपेबल है हम उसके लिए वो काम करेंगे। और चौथा बोलता है दोस्तों आत्मनिर्भर। पंचवर्षीय योजना का अगला चौथा उद्देश्य है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हम किसी पर डिपेंड नहीं होंगे, चाहे हम खाने पीने की चीजें हो चाहे मशीनरी में हो, हम किसी पर डिपेंड नहीं होंगे। क्लियर है दोस्तों? वहीं पर बात कहता है दोस्तों, वहीं पर बात कहता है रोजगार में वृद्धि। हम इन 5 सालों में ज्यादा से ज्यादा रोजगार में वृद्धि करेंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना का था उद्देश्य था कि रोजगार में वृद्धि। तो यही हमने सोचा पंचवर्षीय योजना में कि हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार में वृद्धि करेंगे। अब आइए छठा पॉइंट। अब मैंने बोला आत्मनिर्भर के साथ साथ हम विदेशों में क्या करें, इंटरनेशनल ट्रेड करें, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम ट्रेड करेंगे, हम लेन देन करेंगे। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो ये हमारी क्या दोस्तों पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य हैं। अब हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि पंचवर्षीय योजना की क्या क्या सफलताएं हुई।
भाई क्या जो हमने सोचा क्या हुआ? जी हाँ दोस्तों, बहुत हुआ। देखो क्या लिखा है, कह रहा भारतीय पंचवर्षीय योजना की सफलता मतलब कि क्या हमें पॉजिटिविटी मिली। कह रहा प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय मतलब किसी देश में रहने वाले लोगों की पर कैपिटल इनकम में वृद्धि। अब कैसे पर कैपिटल इनकम? क्योंकि आपने अभी पढ़ा एक देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। भैया हमने क्या करा, आधुनिकीकरण अपना करके ज्यादा से ज्यादा हमने उत्पादन किया और उसको हमने क्या करा, मार्केट में सेल किया। जब हमने उसको बेचा तो हमारी बन गई इनकम। अब जब सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा तो दोस्तों हम ऑब्वियसली हम जानते हैं राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। अगर आप 12वीं में हैं, 12वीं में तो है ही आप, तो आपने पढ़ा होगा नेशनल इनकम निकालने के लिए COE है ना, प्लस OS प्लस में MI प्लस में NFIA, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा NFIA। तो कह रहा है कि इससे भी आपने क्या किया, इससे भी अपने राष्ट्रीय आय में वृद्धि करी, ये हमारी सफलता है। अगला पॉइंट बोलता है संस्थागत सुधार। कह रहा भैया आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ हमने क्या करा, संस्थागत सुधार और तकनीकी सुधार करे, क्योंकि हमारे पास मशीनरी भी आ गई थी, जिसके कारण हमने क्या करा, अपनी तकनीकी सुधार करके उत्पादन में बढ़ोतरी करी, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो। तो हमारे क्या कहलाता है, संस्थागत सुधार और तकनीकी सुधार। अगला बोलता है दोस्तों रोजगार में वृद्धि। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हमने किया कि 5 सालों में योजना बना के हम रोजगार में वृद्धि करेंगे। तो उसी योजना में हमने सफलता क्या पाई दोस्तों, हमने रोजगार में भी वृद्धि पाई। क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, उद्देश्य क्या था कि भैया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे हम। संस्थागत सुधार और तकनीकी सुधार के साथ साथ हमने अपनी जीडीपी बढ़ाई तो हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ी, और प्रोडक्शन बढ़ी तो हमने क्या करा, विदेशों में एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया, जिससे हमारी क्या हो गई, हमारी पंचवर्षीय योजना में सफलता हुई जो हमने सोचा था। अब लास्ट और अंतिम, भारतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य असफलता के मुख्य कारण कि भाई ऐसा क्या हुआ, कुछ हमारी जो 5 ईयर प्लानिंग थी वो फेल हो गई। तो फेल होने का कारण क्या दोस्तों, फेल होने का मुख्य कारण है हमारी दयनीय निर्धनता। भारत में दोस्तों जितनी तेजी से लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है उससे बहुत कम दर पर रोजगार बढ़ रहा है। अब रोजगार नहीं होगा तो लोगों पास गरीबी होगी, पॉवर्टी होगी तो भाई पंचवर्षीय योजना कहीं ना कहीं फेल भी होगी। दूसरा बोल रहा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, महंगाई होगी। जिस तरीके से हमने सोचा था इन 5 सालों में हम देश का विकास करेंगे, वृद्धि करेंगे, है ना, प्लानिंग बना करके हम करेंगे, लेकिन वहीं पर देखा महंगाई बढ़ने के साथ साथ, इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ दोस्तों हमारी जो पंचवर्षीय योजना है वो फेल हो गई। क्लियर हो गया। बेरोजगारी संकट, जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उतनी तेजी से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा। अब भैया जो कुछ लोग नौकरी पाए हैं तो कुछ लोग तो नहीं पाए होंगे, तो वो क्या है, बेरोजगारी संकट। बेरोजगारी क्या होती है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, काम कर सकता है, इच्छुक भी है, पर उसे काम नहीं मिलता, उसी को बोलते हैं बेरोजगारी। ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज की इस स्लाइड के द्वारा आपने 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक, जो दोस्तों हमारी 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक है मैक्रो इकोनॉमी, इस पाठ के आपने महत्वपूर्ण बिंदुओं को कर लिया होगा। ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस क्लास में जो भी आपने पढ़ा वो आपको क्लास में समझ आ गया। तो आप इस इम्पोर्टेंट जो है स्लाइड को भी आप अपने स्क्रीनशॉट लेकर के उसको अध्ययन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में विद द न्यू लेसन। नमस्कार दोस्तों।